इंक्रीज करता है। जैसे जैसे फाई की वैल्यू इंक्रीज करेगी रेट ऑफ कैल्सिनेशन भी इंक्रीज करेगा। वजन कहीं भी लग जाता है बच्चा, कहीं पे भी क्या लगता है फाई की वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आया व्हिच ऑफ द कैल्सिनेशन टेक्स प्लेस एट द लोएस्ट टेंपरेचर। Calcination at lowest temperature किसमें होगा? जैसे ये दे दिया उसमें FeCO3, ये दे दिया उसमें MgCO3, ये दे दिया BaCO3 और ये दे दिया CaCO3। लोएस्ट टेम्परेचर पे कैल्सिनेशन किसका सबसे जल्दी होगा? और फजान ये भी तो बोलता है कि जितना ज्यादा फाई होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो वही तो गर्मी तो कर रहा है, और क्या है। फाई ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कम, रेट ऑफ कैल्सिनेशन हाई। इसमें FeCO3 इतना सोचने का टाइम लग रहा है क्या? चार्ट एनसी सबसे ज्यादा किसकी है? डी ब्लॉक एलिमेंट की होती है। फिर FeCO3 में क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट की ज्यादा होती है चार्ज। FeCO लोएस्ट टेंपरेचर पे हो जाएगा और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट हो जाएगी। अच्छा, किस ऑपरेटर्स में इसको करते हैं कैल्सिनेशन? फर्नेस कौन सी होती है? स्पेशल नेम लैबोरेटरी। हाँ, तो नोट लगा कर लिखिएगा। कैल्सिनेशन टेक्स प्लेस है सारी बातें सोचने याद में आ रहा है। Calcination takes place at laboratory furnace. नहीं, याद तो रखना पड़ेगा, एक एक अपन को एक एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो laboratory furnace में होता है। इसके बाद आती है रोस्टिंग। तो ये एक रिवर्बरेटरी फर्नेस होती है। रिवर्बरेटरी फर्नेस में जो है हमारा ये सब तामझाम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रोस्टिंग, जो कि जनरली सल्फाइड रोस्टिंग में इस्तेमाल होती है। ये एप्लीकेशन वाली बात थी कि बाजार में भाई थर्मल स्टेबिलिटी इसी बारे आ जाती है। इसीलिए मेटलर्जी सबसे आखिरी में पढ़ाया जाता है। पूरी केमिस्ट्री के कंसेप्ट लगते हैं, फुल केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स लगती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब लगता है। रोस्टिंग, roasting mainly used for sulfide ores, mainly used for sulfide ores। इसमें क्या होता है, मेटल इज हीटेड, metal is
air, in presence of air below its melting point. In presence of air below its melting point. तो मेनली सल्फाइड्स के लिए होता है, तो एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड क्या करेंगे, ऐसा तो बना के बांध देंगे, ठीक है। तो जैसे पीबीएस दे लेना है, पीबीएस प्लस O2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पीबीओ प्लस SO2 बैलेंस कर लेंगे। तो पीबीएस को क्या बोलते हैं, एक सिनेबार होता है, HGS सिनेबार, HG सिनेबार, इसको ऑक्सीजन के साथ HGO नहीं बनता, HG बनता है, HGO नहीं बनता। अगर बना भी दोगे तो तुरंत डिसोसिएट होकर तुरंत मरकरी देगा। तो इसको आप HG लिक्विड प्लस O2 नोट लगा के लिख लेना है। HG is the only metal. Hg is the only metal which is obtained. Mercury Hg is the only metal which is obtained in roasting process because it has less affinity towards O2, noble metal. अच्छा, नोबल मेटल तो सिल्वर और गोल्ड की होती है, उनके केस में भी ऐसे ही होगा क्या? वहां पे पायरोमेटलर्जी यूज ही नहीं होती, वहां पे तो हाइड्रोमेटलर्जी यूज होती है। सही, तो यहाँ पर नोट लगा के लिया। यहाँ पर मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल क्यों है ऐसा? अच्छा, रोस्टिंग वगैरह भी रिवर्बरेटिंग प्रोसेस में ही करता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वो प्रोसेस लगभग सेम होता है। एक में डालिए, एक में निकालिए। तो इसमें नोट लगा के लिखना, सिल्वर एंड गोल्ड कि पायरोमेटलर्जी को करते नहीं, तो पायरोमेटलर्जी करते नहीं है। निकाल सकते हैं लेकिन नहीं करते, क्योंकि उनसे ऑक्सीजन बाहर जाएगा, वो किसी और से हाई टेम्परेचर पे हो सकता है रिएक्ट करते। वैसे तो नोबल मेटल होती है, नहीं करती, लेकिन नहीं करते। सही है, उनको हाइड्रोमेटलर्जी से ज्यादा चीपली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और क्या गारंटी है कि यही मेल्ट हो गए केवल और कोई मेल्टिंग नहीं हो, या ये नहीं कि ऑक्साइड में हो सकता, दूसरों को भी ऑक्साइड बनना है। और सिल्वर और गोल्ड जो जनरली है वो आपको कहाँ मिलता है? जनरली जिंक के साथ, लेड के साथ सिल्वर मिलती है। तो जिंक और लेड के साथ मिलती है तो उनका भी अपना कुछ स्टार्ट हो जाएगा मामला। ये एक समस्या है। तो इम्प्योरिटी ऑफ नॉन मेटल जो भी होती है, फास्फोरस, आर्सेनिक, कार्बन, है ना, ये सब अपने ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाती है, गैस बन के। नॉन मेटल की जितनी भी होती है वो सब गैस बन के निकल जाती है। सही है। और मेटल ऑक्साइड एज अ सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है। क्या बच जाता है? मेटल। तो लिख लीजिएगा, इन द अबव रोस्टिंग प्रोसेस in the above roasting process, the non-metals impurities, the non-metal impurities like
The non-metal impurities like sulfur, phosphorus, arsenic, carbon forms volatile oxides. Forms volatile oxide and forms volatile oxide and residue is a solid residue is a solid metal oxide. अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, जो कैल्सिनेशन है और जो रोस्टिंग है, इनकी डेल्टा एच क्या होती है? ये बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। कोई पूछ दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये जो कैल्सिनेशन है ये एंडोथर्मिक होता है, इसमें डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक। और जो रोस्टिंग होती है इसकी डेल्टा एच नेगेटिव होती है, ये एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है ये? एक्सोथर्मिक। अच्छा, रोस्टिंग को हम रिवर्बरेटरी फर्नेस या ब्लास्ट फर्नेस, एक और फर्नेस होती है इसका नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस, जनरली आयरन की मेटलर्जी में इस्तेमाल होती है। तो लेकिन रोस्टिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस और अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में देखेंगे क्या है। एनसीईआरटी वगैरह में आपने पढ़ा हो, अपन जो है मेनली टेक्निकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी एनसीईआरटी से तो आपको पढ़ना ही पड़ना है सब कुछ, रिएक्शन वगैरह। बाकी इसमें एक मेन चीज, एक और चीज आती है एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम थर्मोडायनामिक्स होती है इसकी, है ना। 710 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें एक की फीचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। तो वो चीज होती है भाई, हाई टेम्परेचर पे कौन बेटर है? मोनोऑक्साइड। और लो टेम्परेचर में रिड्यूसिंग एजेंट बेटर कौन? बताया ना कल। एलिगम डायग्राम से उसको को बनाओ, उसमें एलिंगम डायग्राम तो देखना लल्ला बाद में आएगा, उसमें तो बहुत नीचे है, उसमें बड़े बड़े नहीं देख पाते, तुम क्या देखोगे? वरना डेल्टा जी उसमें ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो जिसका स्लोप नीचे की तरफ है, जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और वो मेटल से ऑक्साइड फॉर्मेशन की डेल्टा जी है। और हमें उल्टा देखना होता है, हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल फॉर्मेशन देखना होता है, हमें उल्टा देखना होता है। पहली बात तो डेल्टा जी नेगेटिव देखनी होती है, दूसरी बात हाँ उसका भी उल्टा देखना पड़ता है। तो दो जगह उल्टा उल्टा देखते देखते तुम्हारी खोपड़ी उल्टी हो जाती है। आता है नहीं बोलने देखना आता है? सर ने बताया था, 2 मिनट में बताया था, देख 2 मिनट नहीं 2 मिनट में बताया था। अच्छा, बड़ा आसान तरीके से बताया था। नहीं आसान तरीके तो बहुत आसान है।
तरीके में ऐसा कुछ खास नहीं है कि ऐसा कुछ हो जो हमें समझ में आए, लेकिन अगर टेक्निकली समझोगे तो प्रॉब्लम है, टेक्निकली समझने में प्रॉब्लम है। ऐसे क्या बोर्ड लेवल का बताना है, तो ये जो इधर जा रही है इधर जा रही है, तो ये नीचे जा रही है, तो ये जो है रिएक्शन फिजिबल हो गई, तो इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर पे नॉन फिजिबल हो गए, मेटल फॉर्मेशन ऐसे हो गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब इसके बाद हमने क्या कराना है, रिडक्शन। फोर्थ स्टेप में हमें क्या कराना होता है, मेटल रिडक्शन। अब हमारा कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल पे आ रहा है। कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। सबसे पहले कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फ्रॉम लिथियम टू एल्युमिनियम। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसमें कुछ मेजर प्रोसेस होते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl, इसको नाम है डाउन प्रोसेस। डाउन प्रोसेस है MgCl2 से, एक्सट्रैक्शन ऑफ Mg फ्रॉम MgCl2, ये है डाउन प्रोसेस। और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3, ये कौन सा प्रोसेस है, हॉल हैलोजन प्रोसेस। हॉल प्रोसेस भी बोल सकते हो आप, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। Herold process. डाउन प्रोसेस, डाउन प्रोसेस, ऑल अराउंड प्रोसेस, ये सब कहाँ मिलेंगे, एनसीईआरटी को देंगे। मैं आपको एक शीट दे दूंगा, प्रिंटेड शीट दे दूंगा, उसमें ये सब प्रोसेस के डिस्क्रिप्शन लिखे होंगे, ठीक है ना। ये तो मैं क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल आप आओगे तो आपको एक शीट दूंगा, ठीक है। उस शीट में जो है ये सारा काम यहाँ लिखा हुआ है, सब मिलेगा आपको। अब तो टेक्निकल्स पे बात करना चाहें, जैसे इसके बाद आता है एल्युमिनियम रिडक्शन प्रोसेस। गोल्ड स्मिथ एल्युमिनियम थर्माइट रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, क्या होती है, गोल्ड स्मिथ एल्युमिनियम थर्माइट रिएक्शन। इसमें कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, कौन सा सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मुझे पूछ रहा हूँ। एल्युमिनियम रिडक्शन है ये, थर्माइट रिएक्शन किसकी होती है, CR, तो CR
2O3 प्लस एल्युमिनियम क्या बना लेगा? 2Cr प्लस A2। यहाँ पर कैटालिस्ट भी यूज होता है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं, याद आया? और BaO मैग्नीशियम रिबन तो समझ में आता है, BaO2 की डालते हैं रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। मैग्नीशियम रिबन अच्छा, ये कैटालिस्ट है या और कुछ है? ये भी एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है। प्रमोटर भी नहीं, एक्चुअली में ये क्या है, ये रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं, दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो कैटालिस्ट की डेफिनेशन को वायलेट करते हैं। तो इसमें नोट लगा के लिखना, दीज आर रिएक्शन इनिशिएटर्स। These are reaction initiators, not the promoters, not the catalyst, because these are consumed in the reaction. क्या MnO2 को भी ऐसे ही करते हैं? मैग्नीशियम रिबन, उसमें भी BaSO4 भी इनिशिएटर है, रिएक्शन इनिशिएटर है। तो MnO2 प्लस Al, अब ये बनाएगा Al2O3 प्लस H2, ऐसा कुछ है? नहीं, ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, इसलिए नहीं कराते इसको। क्या होती है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, इसलिए नहीं कराते। और वेल्डिंग प्रोसेस में भी थर्माइट वेल्डिंग होती है। जो हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं ना, आयरन वगैरह में देखा होगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, उसको थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो दो आयरन के टुकड़े जोड़ने के लिए उसको यूज करते हैं। थर्माइट रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड in welding process. इसके बाद एक सेल्फ रिडक्शन होता है, सेल्फ रिडक्शन। ये कार्बन वो थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि वो डिटेल में पढ़ना है। कार्बन रिडक्शन को चाहे इसको डाल के डिटेल में इसको अलग से निकाल के पढ़ेंगे। कार्बन रिडक्शन ये एक्चुअली में जो कार्बन रिडक्शन है, यही इनकम डायग्राम से दिखाया जाता है कि कार्बन इस्तेमाल करके या CO2 करने में। ठीक है, उसको कल देखेंगे, आगे देखेंगे, कल देखेंगे। बाकी जो छोटा मोटा है उसको आज देखना है। सेल्फ रिडक्शन क्या होता है?
कैसे होता है प्रोपोर्शनल रिडक्शन? उसका ऑक्साइड का उसकी सल्फाइड के रिलेशन। जैसे गैलेना है PbS, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो यहाँ से बनता है PbO, से बोला आपने ऑक्साइड का सल्फाइड से सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर जो PbS है वो PbO से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपका PbO, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन, ये सेल्फ रिडक्शन। लेट यहाँ से हमने सेपरेट लिख लीजिएगा। In self-reduction process, the remaining part of ore, acts as an oxidizing agent. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो आयन हैं, टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर दो आयन हैं, एक है S2 माइनस आयन और एक है O2 माइनस आयन। क्वेश्चन ये है कि दोनों में किसने क्वेश्चन यहां पर ये है कि दोनों में किसने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम किया, दूसरे को रिड्यूस करने का काम किया, सल्फाइड ने या ऑक्साइड ने, ये क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? क्यों? कैसे आंसर सही? सल्फाइड। दूसरे को रिड्यूस वो करेगा जो खुद के इलेक्ट्रॉन जल्दी दे सके। कौन जल्दी देगा? तो आपने इसका कंपैरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करा? नहीं, यहाँ पर जो है दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की बात है, इसमें अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने की बात है। समझ में आया कि नहीं? सल्फर के पास 2 माइनस चार्ज जो है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है देन ऑक्सीजन के पास 2 माइनस चार्ज। जैसे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन कराएंगे इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कराएंगे कंपैरिजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया होती ही नहीं है अगर सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं। क्या पता है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो आप, दोनों का लगभग सेम है। एक में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? 4th शेल। एक में कहां से निकालना है? 3rd शेल। किसमें ज्यादा आसान? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी क्राइटेरिया नहीं लेते कब तक? जब तक कि सेम पीरियड में एलिमेंट ना हो। सेम ग्रुप में भी नहीं लेते, कभी नहीं लेते। लेकिन साइज के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा डिस्पर्स्ड सल्फर 2 माइनस में नेगेटिव चार्ज। हाँ डिस्पर्स है, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, इलेक्ट्रॉन देने। अब ऑक्सीजन जो है वो +6 तक नहीं जाती, सल्फर जाती है +6 तक, वैकेंट डी ऑर्बिटल। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकती है? एक बात तो है, इलेक्ट्रॉन देगी, और कौन ज्यादा दे सकती है? सल्फर +6 तक सुनता होगा, नहीं सुनता? ऑक्सीजन +6 तक सुनता होगा। तो उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे तो वो बेटर है, ठीक है। आप इसके आगे फिर बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए आज
1 घंटा ही पढ़ाते हैं पर इनऑर्गेनिक। शुरुआत में इनऑर्गेनिक 1 घंटे पढ़ो, इतना पढ़ के आओ, उसके बाद देखते हैं। अब तुम बहुत देर से टाइम